नमस्कार दोस्तों, विश्वविद्यालय परिसर से कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 एफएम पर आप हेलो हल्द्वानी रेडियो सुन रहे हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये कम्युनिटी रेडियो है और विश्वविद्यालय परिसर कार्यक्रम में हमने श्रृंखला शुरू की है यूजीसी नेट परीक्षा के बारे में और प्रीति शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले एपिसोड में हम पूरा विस्तार से इसके बारे में बात कर चुके हैं। आज हम यूजीसी नेट के पहले पेपर के बारे में बात करेंगे। तो प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं और उत्तराखंड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो प्रीति, पहले एपिसोड में हम बहुत सारी बातें बता चुके हैं, बेसिक जानकारी। आज मैं चाहती हूँ कि जो पहला पेपर आता है जो सबके लिए कॉमन होता है, उसके बारे में आप हमारे लिसनर्स को बताएं। जी बिल्कुल। बात करें अगर हम पेपर 1 की, 10 यूनिट्स में डिवाइड है इसका जो हमारा सिलेबस है, और अगर हम चाहें तो कुछ यूनिट्स को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी डिस्कस करूंगी कुछ मेजर यूनिट्स के बारे में जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि हम प्रीति, मैं उससे पहले थोड़ा सा ही जानना चाहूंगी कि फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स लाने जरूरी होते हैं? फर्स्ट पेपर में 35% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। पासिंग करना जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी होता है। और अगर आप ज्यादा मार्क्स ले आए तो क्या ये काउंट होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा ये स्कोरिंग पेपर एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि पेपर एक कॉमन पेपर होता है और स्कोरिंग पेपर होता है। मतलब मेरिट बनाने के लिए ये पेपर बहुत जरूरी है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम इसमें ज्यादा स्कोर कर लेंगे और जो मेरा सेकंड पेपर है उसको क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो भी हम नेट क्लियर कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या बात है, क्या बात है। और तब तो ज्यादा जरूरी हो जाता है इस एग्जाम के बारे में, इस पेपर के बारे में बात करना। जी बिल्कुल। जी, तो मैं चाहती हूँ कि कितनी यूनिट है आप सबसे पहले बताएं। हाँ जी, इसमें 10 यूनिट केवल पहले पेपर में है और 50 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और 50 हाँ। के 50 कंपलसरी होते हैं। पहले ये 60 क्वेश्चन थे, 60 में से 50 अटेम्प्ट करने होते थे। लेकिन अभी ये ऑप्शन खत्म हो गया है। जी, और माइनस मार्किंग नहीं होती है, माइनस मार्किंग नहीं है। जी, तो मैं चाहती हूँ पहली यूनिट क्या है, आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें। मैं 10 यूनिट्स को मतलब थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ कि कौन कौन सी यूनिट्स हैं। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि जो एंड्रोगॉजी और पेडागॉजी से रिलेटेड जो होते हैं कॉन्सेप्ट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। और जो लर्निंग कॉन्सेप्ट है, जो आजकल ऑडियो विजुअल लर्निंग है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और मैं ये डिस्कस करना चाहूंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल बनते हैं और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। तो ये यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप हमें एक पेपर को क्वालिफाई करना है और स्कोर करना है, क्योंकि इसमें ज्यादातर हम सोचते हैं कि क्वेश्चन का आंसर सही है, बट वो क्वेश्चन का आंसर सही नहीं होता है। हमें दिखता तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन वो सिंपल होता नहीं है। और तो उसके लिए क्या टैक्टिस अपनाएं? मुझे भी यही लगता है कि कई बार हम अपने व्यू से, अपने विजन से उसको लिख के आते हैं, हमारा परसेप्शन जो है। हाँ। लेकिन हो सकता है कि कॉपी जांचने वाले का परसेप्शन कुछ और हो, तो वो उसको गलत करार दे देगा। टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट, मतलब एक ऐसा टॉपिक होता है ना कि वो दो तरह से सोचते हैं, एक हम अपने तरफ से सोचते हैं और एक टीचर पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ। तो मार्किंग कैसे होती है इसमें? माइनस तो मतलब नहीं, मार्किंग कैसे होती है? मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, ये तो हाँ। 4 ऑप्शंस होते हैं, हमें एक चूज करना होता है। है। नहीं तो हमारा परसेप्शन जो है हमने वो सही लिखा। जी हाँ। तो इसमें कुछ मानक होता है कि इसका यही सही आंसर है, या फिर सामने वाले का परसेप्शन इसमें काम करता है? परसेप्शन इसमें तो थ्योरी थॉट जो हमने फिलोसफी पढ़ रखी है टीचिंग्स की, उसमें काम करता है। बेस पे। बिल्कुल। हमें टीचिंग का पूरा मतलब फिलोसफी और उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बाय हार्ट पढ़ना होता है। इसके मेथड्स होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल मेथड भी है, पेडागॉजी के, एंड्रोगॉजी, कई थॉट्स दे रखे हैं, तो उन सबको पढ़ना होता है। और कई चीजें हैं जो कि हमें डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड को हमें पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हम ऊपर से सोचे पढ़ के कि प्रीवियस से पढ़ लिए और उसके क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर लेंगे, तो ये नॉट पॉसिबल। पहले ऐसा होता रहा है, लेकिन अब आज की बात करें, जैसे कि 2 साल या 3 साल से लगभग ऐसा पैटर्न आ गया है कि हम प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करके हम नए मतलब जो भी आने वाले डिटेल में इनकी थ्योरी, इनके दर्शन पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि पहले से जो होता था वो टीचिंग सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, आज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन आ गई है। तो उसके तौर तरीके तमाम बदल चुके हैं। तो उस पर डिटेल में ये जो दर्शन है वो पहला जो है पहले पढ़ना ही वो पड़ेगा। जरूरी है। मेथोडोलॉजी पढ़नी पड़ेगी आपको, टीचिंग एप्टीट्यूड, एंड्रोगॉजी, पेडागॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। आप पहले डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, तब आप कहीं स्टैंड करते हैं कि हाँ टीचिंग एप्टीट्यूड क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जनरली ये सेक्शन बहुत अच्छा होता है और बहुत सिंपल होता है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है। बस थोड़ा मतलब एक तरह से कहते हैं ना, मतलब थोड़ा सा हमें लगता है कि ये क्वेश्चन सही है, लेकिन बट वो नहीं होता। तो ये थोड़ा सा इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। हम जिस भ्रम में रहते हैं ना, वो भ्रम पढ़ के दूर हो जाएगा हमारा। हाँ, इसमें यही करते हैं। दूसरी यूनिट क्या है प्रीति? हाँ जी बिल्कुल।
दूसरी यूनिट की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इससे अगर हम ये पढ़ते हैं ना तो इससे हमारा दोनों पेपर कवर होता है, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे कोई भी कोर सब्जेक्ट हो, मतलब हायर एजुकेशन में अगर हम जा रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड तो जरूरी ही है। आप रिसर्च करेंगे कल के दिन, उसके लिए भी जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। है ना? तो ये आपने कहा कि सेकंड पेपर में भी रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए भी ये डबल आपको फायदा होगा कि फर्स्ट भी क्वालिफाई, सेकंड भी क्वालिफाई। क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे फिर मतलब कोई भी फिजिक्स का है, जो भी सब नेट में जितने भी पेपर हैं, मतलब जो भी नेट के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी कोर्स सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन सब में ये रिसर्च जो हमारा मेथोलॉजी होता है वो मास्टर लेवल पे पेपर होता ही है। एक पेपर चाहे वो टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट हो या टीचिंग, मतलब जो बीटेक भी करते हैं उसमें भी रिसर्च का एक सब्जेक्ट होता ही है। नॉन टेक फील्ड में और साथ में टेक्निकल फील्ड में भी रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च का एक पेपर होता है, सब में होता है। प्रीति, इसमें आता क्या क्या है, कुछ मोटा मोटी अगर आप बताएं। रिसर्च में से कि हम सैम्पलिंग हो गई, सैम्पलिंग टेक्निक्स हो गई, और हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च हो गए, आर्टिकल थीसिस राइटिंग कैसे करते हैं, प्रेजुडिस के जो इश्यूज हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। ओके। तो वही जो रिसर्च के दौरान, पीएचडी एमफिल के दौरान जो बच्चे पढ़ते हैं वो पूरा कवर करना है। बिल्कुल। तो वैसे बड़ा कठिन है कि अगर जो स्टूडेंट सीधे एमए करने के बाद यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं उनके लिए थोड़ा टफ पड़ता होगा। एमए में ही सब्जेक्ट होता है रिसर्च मेथोलॉजी का। होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा। जैसे कि हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इसमें रिसर्च का यूज करते हैं ना। ओके। एमए लेवल पे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, या एमए या फिर जितने मास्टर्स लेवल पे सब्जेक्ट होते हैं, उनमें एक प्रोजेक्ट बनता है, या हम इसे डिसर्टेशन भी कहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उसमें ये रिसर्च का यूज करते हैं, हम लोग की फील्ड वर्क करते हैं, उसका डेटा कलेक्ट करते हैं, मेथोलॉजी का। तो जिसने सीरियसली एमए का एग्जाम पास किया होगा, मास्टर्स का, तो उसको ये जानकारी होगी। हाँ, बिल्कुल। तो तीसरी यूनिट की तरफ चलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इसमें एक पैसेज आता है, इसे 5 का बंच होता है, और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में पैसेज आता है, और जो भी जिस कंफर्ट जोन में है वो अपना उसमें पैसेज कर सकते हैं। मतलब ये जो पैराग्राफ आते हैं, ये वैसे तो देखा जाए 50 जो क्वेश्चन होते हैं वो दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी और इंग्लिश में। ये क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न होता है वो बोथ लैंग्वेज में होता है। बिल्कुल। और ये कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, एक पैसेज दिया होता है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन हम लोग मतलब बिल्कुल जो अनसीन पैसेज हम करते थे, वही मैं भी कहने जा रही थी। बिल्कुल अनसीन पैसेज आता है 5 नंबर का, और ये अगर हम चाहें तो और ये वो भी जैसे कक्षा 6, 7, 8 में होता था कि वो पैराग्राफ में सब लिखा होता था, उसके हम जवाब दे देते थे। तो इतना आसान सा ये नहीं होता है। नहीं, अब इसका थोड़ा सा लेवल बहुत हाई रहता है। जरूरी नहीं है कि सवालों के जवाब आपको पैराग्राफ में मिल जाए, आपको ढूंढने होंगे, वो आपको उसे इतर जाके उसके आंसर देने होंगे। उसमें क्वेश्चंस पैराग्राफ में ही गिवन होते हैं। बस थोड़ा ध्यान से, क्योंकि हमारा जाहिर सी बात है हमारा नेट का पेपर है, तो ये मतलब ये इतना इजी नहीं होता जैसे कि हम लोग छोटी क्लासों में पढ़ते आए हैं। तो बस ये है कि हमें पहले क्वेश्चंस को, तरीका ये होता है कि हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार, और फिर उस अनसीन पैसेज को पढ़ें। तो हम जब पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन हमारे माइंड में रहेंगे, और हम जैसे ही उस लाइन पे पहुंचेंगे तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा है, और वो हम अंडरलाइन कर लेंगे। ये तरीका होता है। प्रीति, मुझे याद आ रहा है कि सबसे फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था हमारा बचपन में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 5 के 5 क्वेश्चन कभी कभी सही नहीं होते, एक आध क्वेश्चन होता ही है ऐसा ट्रिकी होता है कि वो फंस जाता है। मतलब स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा माइनस हो ही जाता है। बस ये होता है कि इसमें टाइम थोड़ा सा हमें टाइम देखना होता है, क्योंकि हमें पढ़ना होता है, फिर क्वेश्चन पुट अप करने और टाइमिंग इतनी कम है कि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो ये हमारे लिए स्कोरिंग टॉपिक होगा। स्कोरिंग मतलब हमारे लिए यूनिट है, इसको हम अगर प्रैक्टिस करें तो इससे हम अच्छे नंबर मतलब गेन कर सकते हैं इस यूनिट से। बिल्कुल, क्योंकि मेहनत कम है और स्कोर ज्यादा है। स्कोर ज्यादा है, बिल्कुल। और चौथी यूनिट की तरफ अगर जाए हम, कम्युनिकेशन है। इसमें कम्युनिकेशन जो भी हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्बल, नॉन वर्बल, और कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और जो आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कम्युनिकेशन बैरियर या जो भी चीजें हैं वो भी इसमें ऐड हो गई हैं। ओके, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन ये नया क्या इसमें जुड़ा है, या ये पहले भी हुआ करता था? सोसाइटी भी आ गया है इसमें। नहीं, ये तो पहले से था कम्युनिकेशन तो। अच्छा, पहले से ही था। तो इसमें यह है कि अब कुछ नई फॉर्म्स आ गई होंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन में हम देखते हैं कि बहुत एडवांसमेंट हुए हैं। तो वो चीजें इसमें ऐड हुई होंगी। यही तो है। इसमें क्या होता है, हम लोग पहले सोचते हैं कि हम मतलब बुक से पढ़ें, बुक से पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हमें नेट का या अभी जो करंट मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। या तो भाई कोई करंट बुक हो एकदम,
ये क्योंकि पॉसिबल पुरानी बुक्स में क्योंकि से आपको बहुत कुछ नहीं मिल सकता। ये आपको मतलब अगर मास मीडिया पढ़ना तो आपको नेट का यूज करना ही पड़ेगा। आप कोई भी जैसे अगर हमने बात की अगर आईसीटी का पेपर भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो आईसीटी का जो अगर कोई भी कुछ नया आया है तो वो हमें तुरंत बुक्स में मिलता नहीं, क्योंकि बुक पब्लिश करने में लगभग 6 महीने का समय लगता है, 4 महीने या मतलब लगभग तो 6 महीने का समय लगता ही है। बिल्कुल, तो फिर वो 6 महीने में कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें तो अगर आपका खास कहना है लर्नर्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन का जो पेपर है वो पूरा आप आईसीटी हायर का, एजुकेशन, बिल्कुल बिल्कुल, सबको उसको आप गूगल से पढ़ें, नेट से पढ़ें, और हायर एजुकेशन अगर पढ़ रहे हैं तो हायर एजुकेशन की साइट पे जाके, क्योंकि उनकी ऑथेंटिक जानकारी लें। बिल्कुल, और क्योंकि बुक से जब हम बुक्स में पढ़ते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डेटा वहां से लेते हैं, तो और जो साइट पे मिलेगा आपको वो करंट डेटा मिलेगा। क्यों ना हम मूल स्रोतों की तरफ जाएं, जो मेन सोर्स है वहां से क्यों ना हम जानकारी लें। बिल्कुल। तो 5वीं यूनिट की तरफ दोस्तों हम बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये बातचीत और ये जो सुझाव हैं ये पसंद आ रहे होंगे। तो प्रीति 5वीं यूनिट क्या है? 5वीं यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ओह, मुझे लगता है सबसे कठिन पेपर होता होगा। अच्छा, नहीं होता है। अच्छा मतलब जो नॉन टेक के बच्चे होते हैं ना, उनका लगता है बहुत टफ है। पहले ऐसा होता था, इसमें क्या होता था कि एक क्वेश्चन आता था उसका बाइनरी डेसिमल का कन्वर्जन का एक क्वेश्चन आता था। अब जनरली पिछली बार तो ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, बहुत सिंपल ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है। बाइनरी टू डेसिमल या बाइनरी टू डेसिमल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन का। जी, उसमें शायद 4-5 क्वेश्चन होते हैं। नहीं, एक क्वेश्चन होता है, केवल एक क्वेश्चन। ओके। और वो इस तरह से रखा था ताकि नॉन टीचिंग बच्चे भी उसको आसानी से अटेम्प्ट कर सके। बहुत सिंपल होता है और ये फ्री के नंबर होते हैं मुझे लगता है। अगर हम इसे मतलब 1 घंटा, अगर जो नहीं जिसने पढ़ा है 1 घंटा अगर पढ़ लेते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। 1 घंटा बहुत बोल दिया, 1 घंटे में आराम से 1 नंबर आप अचीव कर सकते हैं। ओके। बहुत सिंपल होता है। और क्या क्या चीजें होती है? मैथमेटिकल रीजनिंग में मतलब और क्या क्या आएगा? मैथमेटिकल रीजनिंग में कभी कभी क्वेश्चन देते हैं। रीजनिंग में आपका प्रोबेबिलिटी का तो नहीं आता, मतलब किसी भी टॉपिक से रिलेटेड दे सकते हैं। नंबर मतलब इसमें इस यूनिट से क्या एक ही नंबर का सवाल आता है? हाँ, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा नहीं, बस। और इसमें नंबर पहले तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं? आईसीटी कम्युनिकेशन से इसमें एक्चुअली पर्टिकुलर डिसाइड, वैसे तो सबने 5-5 क्वेश्चन का क्राइटेरिया बना के रखा है। 5 लेकिन आगे पीछे वो हो सकता है। हाँ, लेकिन कोई मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ 5 नंबर ही देने हैं। ओके। लेकिन मुझे लगता है कि आईसीटी और कम्युनिकेशन से थोड़ा ज्यादा आते होंगे, कई बार 6-7 भी हो जाते होंगे कई बार। कम्युनिकेशन से मान सकते 2 से 3 आते हैं, लेकिन जो मैथमेटिकल रीजनिंग से मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारा जो मतलब जो बाइनरी कन्वर्जन का एक आता है, और एक आता है कोई नंबर सीरीज दे देंगे। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन जरूर आता है। नंबर सीरीज बहुत सिंपल होती है, या तो फिर आपको मिसिंग देते हैं, फिर आपको बीच में एक मिसिंग नंबर करना होगा, फिर नेक्स्ट सीरीज उसके लिए भी प्रीति मुझे लगा कोई ट्रिक है शायद, क्योंकि हम तो उसको लंबा जोड़ो घटाओ करके निकालते हैं। बिल्कुल, मिसिंग नंबर मैं बताऊंगी, बहुत ही जी। और ये नंबर रीजनिंग के मेरे ख्याल से ये फ्री के हैं, और सबको चाहिए कि ये क्वेश्चन भी थोड़ा करके भी आप बहुत गेन कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रीति, रिसर्च एप्टीट्यूड से कितने यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? रिसर्च एप्टीट्यूड से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च से, हायर एजुकेशन से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, कम्युनिकेशन से, और डेटा इंटरप्रिटेशन तो मैंने बताया, नहीं बताया भी आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन भी 5 का बंच होता है, और कॉम्प्रिहेंशन 5 का बंच होता है। अगर हमने 5 और 5 10, डीआई भी बहुत सिंपल होती है। अगर हम डीआई कर लेते हैं और 5 कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं तो 10 नंबर हमारे कहीं नहीं गए, बिल्कुल कहीं नहीं गए। और हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो हमारे 10 अगर बाय द वे नहीं भी सही होते तो 8 तो सही हो ही जाएंगे अगर प्रैक्टिस कर ली। 10 हमारे ये हो गए। और फिर बात करें, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है इसमें, जनरली लैंग्वेज से रिलेटेड आती है, और मतलब एक आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, कथन प्रकथन वाले, उस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें क्या करना होता है इसमें कि हम एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना होता है। उसमें कुछ आप किसकी बात करें? डाटा इंटरप्रिटेशन की, लॉजिकल रीजनिंग की। ओके। 5वीं जो यूनिट है वो है लॉजिकल, छठी। तो हम छठी यूनिट पे अब आते हैं कि जो है लॉजिकल रीजनिंग, ये तर्कशास्त्र वाले शायद सवाल हैं, संगत वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें। जी। और ये 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये थोड़े से मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रीति, इस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग ज्यादा या थोड़ा कम? ज्यादा नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। और दिखने में तो ये 4 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। तो दिखने में तो ये काफी लंबी यूनिट लग रही है। हाँ, लग रही है, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इसमें। ओके। तो हम हम तो 7वीं यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन ये बहुत अच्छी यूनिट लगती है, और मैं तो इसको मतलब मानती हूँ, ये हमारे मतलब स्कोरिंग यूनिट्स हैं हमारी, डीआई और एक जो कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि 5 का बंच होता है। अगर हम एक
कॉन्सेप्ट समझ लिया तो पांचों के पांचों नंबर हमारे झोले में आगे गिर जाते हैं। तो और इसमें बहुत सिंपल आती है, या तो फिर हमारी पाई वाली आती है, या हमारी डेटा हमारी वो जो ग्राफ वाली आती है। कई तरह की 3-4 टाइप की होती है, और हमने अगर इसको 2-3 दिन भी दे दिए तो हमारा DI क्लियर हो जाती है। तो इसका कोई ट्रिक होता है? ट्रिक नहीं होता है, तरीके होते हैं इसके, मेथड होते हैं। जैसे हमारे जो मैथ्स है हम लोग वो पढ़ते हैं, इसमें एक होती है कि हमने एक आता है परसेंटेज वाली आती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस वाली आती है। प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत कम आती है, बहुत ही रेयर केस में, जब बहुत ही टफ पेपर बनाना होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस वाला केस देते हैं, या फिर एक टेबल वाला देते हैं। बहुत सिंपल होता है टेबल्स में। तो टेबल में हमें जनरली एक परसेंटेज निकाल के मतलब इस डेटा इंटरप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमें करना पड़ेगा, और ये हम ऐसे ओरली नहीं बता सकते। मतलब 3-4 टाइप की होती है, पाई की होती है, टेबल की होती है, और ग्राफ में आती है। मतलब इस तरह की DI होती है, और प्रॉफिट लॉस की भी एक DI होती है, टाइप है एक तरह का। और ये थोड़ा सा सबसे टफ प्रॉफिट एंड लॉस मुझे लगता है, और टफ माना भी जाता है, क्योंकि उसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ना पड़ता है। और बाकी जो मैंने टेबल्स के बारे में बताया और परसेंटेज, तो ये तो बहुत सिंपल होता है, और जो नॉन टीचिंग बच्चे हैं वो आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस यूनिट को स्कोरिंग करना, तो हम 2 से 3 दिन में इस 5 नंबर को आसानी से ले सकते हैं। क्या बात है। तो अब 8वीं यूनिट की तरफ चलते हैं। क्या नाम है 8वीं यूनिट का? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ICT। जी हाँ, बिल्कुल। ओके, इसमें क्या होता है ना, अभी इससे बहुत अच्छे और मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, ईमेल से रिलेटेड जो हमारा मतलब क्या ब्राउजर हम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ICT मतलब ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से रिलेटेड बन जाते हैं। और जो हम लोग मतलब मेल ID में जो कोड यूज करते हैं ना, कि प्री कोड कौन सा, पोस्ट कोड कौन है, सब कुछ आ जाते हैं हमारे। FTP प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं इसमें। और मतलब ICT से जितने भी रिलेटेड मतलब टर्मिनोलॉजी होती है वो सारी इसके अंदर आती है। एब्रीविएशंस आ जाते हैं, और इंटरनेट क्या होता है ये पूछ लेते हैं। ईमेल में हम लोग मतलब क्या यूज करते हैं, द रेट का यूज करते हैं या नहीं करते, या फिर क्यों करते हैं, सब पूछ लेते हैं। और ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में आता है, और जितने भी हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव हुए हैं उनके बारे में आता है, जो भी करंट इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि हमें ये मतलब बुक्स में तो ये जल्दी मिलती नहीं, क्योंकि बुक्स तो पब्लिश होने में 6 महीने का लगभग समय लगता है। तो जो भी हमें ICT की यूनिट पढ़नी है, वो हम कोशिश करें कि अगर हम इसको प्रैक्टिस में लाके करें, क्योंकि जनरली मेल वगैरह का यूज करते हैं तो हमें वहीं से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो हम मतलब इसे प्रैक्टिस यूनिट एज ए ट्रीट कर सकते हैं। और अगर हमें पढ़ना है तो हम उसकी साइट पे जाके और नेट के थ्रू पढ़ सकते हैं। और नेट से पढ़े तो ध्यान रखना चाहिए हमें ऑथेंटिक साइट से ही पढ़ें। ऐसा नहीं भी जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो उन वीडियो के व्यूअर्स को हम देख के नहीं पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो अब हम यूनिट की तरफ चलते हैं, अगली 9वीं यूनिट। यस, 9वीं यूनिट है ये, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। जो भी जैसे कि जैसे कोरोना का जो एक अभी हमारी मतलब वैश्विक लेवल पर पर्यावरण को लेकर क्या उथल पुथल है, कौन सी संधियां हैं, कौन से नियम कानून हैं, उनको लेकर ये सवाल, ये वाली ग्रीन हाउस इफेक्ट से एक क्वेश्चन आता है जनरली। और जितने भी एक मतलब हमारी एक समिट होती है क्लाइमेट चेंज से, जितनी भी मतलब होती है ना समिट्स वगैरह होती है, उससे क्वेश्चंस होते हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि समिट कहाँ पे हुई, ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और ह्यूमन एनवायरमेंट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या यूज हो रहा है, या फिर मतलब पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड मतलब तत्व होते हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं कि CFC मतलब जो सब चीजें हैं उस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि कोविड का चल रहा है, तो उम्मीद है कि इस बार कुछ कोविड से तो 100% क्वेश्चन आएंगे, नो डाउट। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी महामारी हमारे देश में हुई। तो इससे तो ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन 100% बनेंगे, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, नेट के साथ साथ सभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मतलब जैसे कि कोविड का जो वायरस है वो हमारी जिंदगी में अब हमेशा साथ रहने वाला है। जी हाँ, उसी तरीके से सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उसके सवाल साथ रहेंगे। वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीनेशन के बारे में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। और ये कब कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूछ सकते हैं, इसका नाम क्या है, कोरोना वायरस का नाम क्या है, सब कुछ भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब हम 10वीं यूनिट की तरफ चलते हैं, आखिरी यूनिट है
क्या नाम? एजुकेशन। हायर एजुकेशन, ओके ओके। इसमें हायर एजुकेशन में हम से यूजीसी नेट के बारे में कि यूजीसी नेट कहाँ से फॉर्म हुई, कब फॉर्मेशन हुआ, ये पूछा जाता है। और जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी, जैसे कि हमारी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हर साल होती है, जो NIRF रैंकिंग कहलाती है। NIRF रैंकिंग जो होती है ना, हर साल कंडक्ट होती है। हर कॉलेज या इंस्टीट्यूट, इसमें IITs वगैरह भी, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी शामिल होते हैं। तो ये हर साल ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। और मतलब मेरे ख्याल से हर साल पूछा था ये क्वेश्चन कि किसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन इससे जरूर बनता है, ये क्वेश्चन ये तो पक्का ही बनता है। और साथ में यूजीसी नेट के बारे में पूछते हैं, या फिर जो भी मतलब हायर एजुकेशन जो पॉलिसीज, आयोग से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सारे बनते हैं इसमें। और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ इससे रिलेटेड आ जाते हैं कि नॉन कन्वेंशनल लर्निंग की बात कर रही हूँ, प्रोग्राम जो लर्निंग प्रोग्राम्स हैं उससे रिलेटेड भी मतलब क्वेश्चंस इस यूनिट में बनते हैं। ओके। तो मुझे लगता है काफी जानकारी हो गई हमारे लर्नर्स के लिए। पढ़ना है तो अगर यूजीसी नेट की साइट पे जाके, आयोग की साइट पे जाके हम इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। AICTE के टर्म्स एंड पॉलिसीज क्या हैं, और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स के माध्यम से भी हम, जो उनकी ऑथेंटिक साइट है वहां से इस चीज को पढ़ना चाहिए। प्रीति, मुझे लगता है कि जैसे जो ओपन डिस्टेंस लर्निंग का भी जो नया एक, हाँ बिल्कुल, वो भी इसमें आएगा, शुरू हुआ प्लेटफॉर्म, MOOC है, NPTEL है, इनके जरिए जो पढ़ाई हो रही है ये भी इसी के अंदर आएगा। जी हाँ, ODL लर्निंग जितने भी हैं सब इसमें आएंगे। लर्निंग कम्युनिकेशन में भी आ जाएगा एक तरह से देखा जाए। मतलब कुछ यूनिट ऐसी हैं जो कि कुछ इसमें भी पोर्शन आता है कि कुछ अदर यूनिट्स में भी आता है, और कुछ पहले पेपर का कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कि हमारे कोर सब्जेक्ट में भी आता है। जैसे कि बात करें कम्युनिकेशन की, या फिर रिसर्च एप्टीट्यूड की, या फिर हायर एजुकेशन भी, कहीं कहीं कुछ ना कुछ पार्ट हमारे सेकंड पेपर में भी ये चीजें आती हैं। जी, तो प्रीति काफी जानकारी आपने दी है। 10.5 की 10 यूनिट का एक पूरा लब्बो लुआब आपने बता दिया है, ओवरव्यू आपने बता दिया है। और कुछ चलते चलते क्या टिप्स कहेंगे, क्योंकि 1 महीना केवल बचा है एग्जाम शुरू होने में। 1 महीने में आपको सेकंड पेपर भी पढ़ना है, फर्स्ट भी पढ़ना है, तो कितना वक्त दें फर्स्ट पेपर को डेली का? अगर किसी ने रॉ लेवल पे तैयारी कर रहा है, मतलब किसने कुछ नहीं पढ़ा है, अगर उसकी बात करें तो अगर हम बात करें तो 10 दिन सफिशिएंट है पहले पेपर को तैयार करने के लिए। अच्छा, लेकिन मतलब 10 दिन यानी कि पूरा दिन पढ़ना है, फिर पूरा दिन भर? मतलब उसको पहले पेपर में पहले फोकस करना पड़ेगा 10 दिन के लिए पूरा। एक दिन वो उठाए रिसर्च एप्टीट्यूड को पूरा मतलब खत्म करे उस दिन शाम को, या फिर 2 दिन भी ले सकते हैं। मोटा मोटा रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, और हायर एजुकेशन हो गया, और हमारा DI हो गया। DI को 1 दिन देते हैं, हमारे लिए सफिशिएंट। 1 दिन में हमारा DI कवर हो जाएगा। एक दिन हमारा कॉम्प्रिहेंशन कवर हो जाएगा। ये तो वो है जो दिन भर घर में तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई वर्किंग है साथ में, वो चाह रहे हैं कि 2-4 घंटा पढ़ के काम चल जाए, तो क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। बस ये है कि हमें रात को मेहनत करनी पड़ेगी, रात को निशाचर होना पड़ेगा, रात को जागना पड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा मैंने भी पढ़ाई की है। मैंने भी अप्रेंटिसशिप के दौरान ही नेट क्लियर किया था, जब पहली बार क्लियर किया था। तो मैं जब जॉब करती थी, जब मैं अप्रेंटिसशिप करती थी, उस समय भी हमें काम करना होता था। ऐसा नहीं कि हम बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारे भी बहुत सारे काम होते हैं। हम लोग मतलब असिस्टिंग करते थे, हम लोग कैटलॉगिंग करते थे, हम लोग सेल्फ रेक्टिफिकेशन करते थे। तो मैंने जो किया मैं वो बताती हूँ आपको। मैं तो ईयरफोन लगा लेती थी, और जो मतलब अच्छी साइट्स होती हैं उनका वीडियो मैं देखती थी, सुनती थी, वो मेरे कान में चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम अगर डिवोटेड हैं उस चीज के लिए, तो हम सुनते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। और फिर जब सुनने के बाद हमने देख लिया, या फिर मैंने पहले देख लिया फिर सुन लिया, दोबारा सुन लिया, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है, तो हम इस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और मैं क्या करती थी, जब से मैं बस में जाती थी, तो मैं बस में जाते समय क्या करती थी, एक मोबाइल तो हमारे पास सबके पास रहता है, तो मैं उसी मोबाइल से उसको पढ़ के जाया करती। आधे घंटे हमारे सेव होते हैं, तो मैं उसको पढ़ा करती। उस तरह से मैं टाइम को यूटिलाइज किया। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। बिल्कुल, डिवोशन बहुत जरूरी है। कोई आपको कहे कि पेपर क्वालिफाई कर, तो ये पॉसिबल नहीं है जब तक आपके अंदर से खुद की फीलिंग नहीं आती कि हाँ मैं करना है, तो उस दिन आप कर जाएंगे। बिल्कुल। अगर आप जैसे मान लीजिए 6 बजे जाते हैं, 7 घंटे आपने थोड़ा मतलब किया, रेस्ट वगैरह किया, खाना पिया खाए, 10 बजे 11 बजे से भी आप पढ़ते हैं, 3 बजे तक पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। बिल्कुल। अगर आपने ये कर लिया ना, आप 4 घंटे भी डील देते हैं ना, तो पहला पेपर 10 दिन में आराम से क्लियर हो जाएगा, नो डाउट। और स्कोरिंग हो जाएगा, नॉट क्लियर, स्कोरिंग हो जाएगा। बिल्कुल। तो प्रीति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम लर्नर्स को इतने अच्छे टिप्स और जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद जी। तो दोस्तों लर्नर्स, आप सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। हम इस श्रृंखला को खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, तो आप हमारे साथ लगातार इस पूरी श्रृंखला में बने रहना। हम अच्छे विशेषज्ञों से आप
के लिए जानकारी लाएंगे, सुझाव लाएंगे। तो प्रीति हमारे साथ लगभग 3-4 एपिसोड तैयार करेंगी। तो आज ये दूसरा एपिसोड था। अगले एपिसोड में हम लोग सेकंड पेपर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। और प्रीति लाइब्रेरी साइंस की स्टूडेंट हैं, तो हम लाइब्रेरी साइंस पर भी विस्तार से बात करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर कोई फीडबैक चाहिए कि हाँ हमें कहाँ किस यूनिट में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की हमारे पास क्वेरी या फिर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो उसे भी हम शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अगर लर्नर चाहें तो किस तरह के क्वेश्चन हमें ले सकते हैं, एज अ फीडबैक दे सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप अपना फीडबैक हम हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हल्द्वानी नाम से जो की है और फेसबुक पेज पर भी दे सकते हैं। तो इसी के साथ प्रीति को और मैं सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार जी।